फिशर के मिथक या फिशर के बारे में ऐसी गलतफहमियां जो हमारे समाज के मन में आज भी ऐसे बैठी हुई हैं कि वो सवालों के रूप में हम लोगों के सामने बार बार आती रहती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। ऐसे ही 7 मिथक या 7 गलतफहमियों के बारे में हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो मिथक या सबसे पहली गलतफहमी जो है कि फिशर कब्ज से होता है। जी हाँ, फिशर कब्ज से भी होता है, लेकिन उसके अलावा ये कठोर मल या हार्ड स्टूल से भी होता है, क्रॉनिक डायरिया से भी होता है, लोकल ट्रॉमा से भी होता है। लोकल कोई इंजरी लग जाए, कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अपनी फिंगर से मैनिपुलेट करके स्टूल को निकालते हैं, उनको भी फिशर होने की संभावना बहुत हो जाती है। तो सिर्फ कब्ज इसका एक कारण नहीं है, लोकल ट्रॉमा होना, क्रॉनिक डायरिया होना, उसी के साथ में हार्ड स्टूल होना, ये भी इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बुजुर्गों में ही फिशर होता है। जी हाँ, बुजुर्गों में फिशर हो सकता है क्योंकि उनका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। कई बार उनकी बाउल पैटर्न ऐसा होता है कि वो 2 दिन में 3 दिन में एक बार स्टूल के लिए जाते हैं और उसमें स्टूल में हार्डनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करने से भी उनको फिशर बनता है। लेकिन ये एज रिलेटेड चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हम लोग बच्चों में भी देखते हैं, उनको हार्ड स्टूल होने से होता है। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, महिलाओं में भी किसी एज ग्रुप में भी हो सकता है। तो किसी भी एज ग्रुप में हम लोग को फिशर हो सकता है, सिर्फ वो बुजुर्गों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो बहुत बड़ा सवाल है या बहुत बड़ी गलतफहमी है कि फिशर हमेशा जब भी होगा तो उसमें ब्लीडिंग जरूर होगी, खून जरूर आएगा। बिल्कुल, कई बार फिशर में हम लोग को स्टूल में अगर हार्ड स्टूल है तो वहाँ पे एक स्ट्रीक या एक लाइन लग के आती है, कई बार टपकता है, लेकिन कई बार हमको बहुत तेज दर्द होता है, काटने या चीरने जैसा दर्द होता है, टीयरिंग टाइप ऑफ पेन जिसे कहते हैं, शार्प पेन होता है। इतना तेज पेन होता है कि कई बार हम लोग को चलने बैठने में भी बहुत परेशानी होती है और मल त्याग के बाद आने में हमें संभलने में ही काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खून आता है, इसके साथ में पेन भी एक बहुत बड़ा एसोसिएटेड सिम्टम होता है। अगला जो सबसे बड़ा एक मिथक है, फिशर अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, ठीक है, कई बार सेल्फ लिमिटिंग फिशर होते हैं, एक्यूट फिशर बने, हम लोगों ने कुछ उपाय किया, वो अपने आप ठीक हो गए। लेकिन अगर हम बार बार लापरवाही करेंगे, बार बार उसी पैटर्न को अपनाएंगे जिसके कारण हमको फिशर बन गया है, तो हमको फिशर ठीक नहीं होगा, बल्कि वो क्रॉनिसिटी में शिफ्ट हो जाएगा और वो क्रॉनिक एनल फिशर के रूप में हमको परेशान करता रहेगा। जब भी हमको कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिडिटी होगी, डायरिया होगा या कभी भी अगर हार्ड स्टूल होगी, तो वो हमको बार बार परेशान करेगा और वो अपने आप ठीक नहीं होगा। ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। अगर आपका फिशर बिल्कुल क्रॉनिक हो गया है, बहुत इन्फेक्टेड है, इन्फ्लेम्ड है, सेंटिनल टैग बहुत बड़ा है और कुल मिला के पूरा फिशर कॉम्प्लेक्स ऐसा बना हुआ है कि हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तभी हम लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम लोग छारसूत्र विधि से उसको कराएं, चाहे हम लोग किसी मॉडर्न टेक्निक से उसको कराएं। हर फिशर में सर्जरी नहीं होती है। सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग अपने स्टूल को सॉफ्ट करने की दवाएं लेते हैं, हम लोग डाइजेस्टिव दवाएं लेते हैं, अच्छे से पानी की मात्रा का इंटेक करते हैं, हम लोग डाइट में अपने फाइबर का इंटेक अच्छे से करते हैं, सिर्फ बात में हम लोग कर सकते हैं और कई बार कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम लोग जातेदी तेल का भी एनल इंस्टॉलेशन कराते हैं जिससे एनल फिशर बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला एक बहुत बड़ा मिथक है कि फिशर और पाइल्स एक ही है। फिशर और पाइल्स 2 अलग अलग बीमारी हैं, दोनों मलद्वार में होती हैं। फिशर एक वहाँ की लाइनिंग में एक टीयर के रूप में होता है, एक कट के रूप में होता है जो हार्ड स्टूल या कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक डायरिया या लोकल इंजरी से बन सकता है। जबकि जो पाइल्स होती है वो वहाँ की वैस्कुलर कुशन जो होती हैं उसमें एक एनाटॉमिकल बदलाव है, उसमें स्वेलिंग आ जाना, उसका प्रोलैप्स हो जाना, जिसकी वजह से बनता है। फिशर और पाइल्स दोनों में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन पाइल्स में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, जबकि फिशर में जब भी ब्लीडिंग होगी उसमें पेनफुल ब्लीडिंग होगी। तो फिशर और पाइल्स अलग अलग बीमारियां हैं जो कि दोनों मलद्वार में होती हैं, इंटीमेट पार्ट में होती हैं। हम उसको ऐसे विजिबल नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए अपने क्लिनिकल फीचर की वजह से दोनों ही बीमारियां हमको एक लगती हैं, जबकि दोनों बीमारियां बिल्कुल अलग अलग हैं। अगली गलतफहमी है कि दर्द कम हो गया या ख़त्म हो गया तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है।
हम जब भी क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, अगर एक कट हमें क्लिनिकली विजिबल हो रहा है, वो भले लेसरेटिंग ना हो, भले हीलिंग साइड में जा रहा हो, लेकिन जब तक वो पूरा 100% हील नहीं कर जाता है, तब तक हम लोग फिशर को ठीक होना नहीं मानते हैं। सिर्फ दर्द कम हो जाना या लक्षण कम हो जाना, पेन कम हो जाना, ये ठीक होने का कोई भी पैरामीटर नहीं है। जब तक हमारा घाव पूरी तरह से हील नहीं हो जाता है, पूरी वुंड हीलिंग नहीं हो जाती है, वहाँ पे जो फिशर कट है वो बिल्कुल हील नहीं होता है और वहाँ पे नॉर्मल स्किन नहीं आ जाती है, तब तक हम उसको सही नहीं मान सकते हैं। सिर्फ लक्षणों में कमी सही होने का कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो ये ऐसे बहुत बड़े मिथक थे जो फिशर के से संबंधित हैं और हमारे बाद बार बार सवालों के रूप में आते रहते हैं। तो एक बार हम लोग सारे इन चीज़ों को समझ लें, तभी हम इन मिथक को तोड़ सकते हैं, इन गलतफहमियों को पीछे छोड़ सकते हैं और सही बात को और सही जानकारी को स्वीकारना ही मिथक तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है।